हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCE 21 फोरेंसिक साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, elucidate juvenile delinquency with a focus on its prevention and treatment. क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें juvenile delinquency को एक्सप्लेन करना है, इसका मतलब कॉजेज और फीचर्स। फिर फोकस करना है प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज और ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन मेथड्स पर जो यंग ऑफेंडर्स के लिए उस होते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी का मतलब है -18 साल से कम का अनलॉफुल या एंटी सोशल बिहेवियर में इन्वॉल्व होना। ये एक सोशल और साइकोलॉजिकल इशू है जिसमें फैमिली, सोसाइटी और इंडिविजुअल फैक्टर्स सब मिलकर रोल प्ले करते हैं। क्रिमिनोलॉजी की थियरीज जैसे सोशल लर्निंग थियरी और स्ट्रेन थियरी ये समझाती हैं कि बच्चे क्राइम क्यों करते हैं। इस आंसर में हम पहले जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी को समझेंगे और फिर उसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पर फोकस करेंगे। मेन बॉडी। 1. जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी का समझ। जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी उन क्राइम्स को कहते हैं जो माइनस करते हैं। एग्जाम्पल, चोरी, तोड़फोड़, स्कूल से भागना, ड्रग यूज, वायलेंस या गैंग्स ज्वाइन करना। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इंडिया, कहता है कि माइनस को एडल्ट क्रिमिनल से अलग ट्रीट किया जाए, पनिशमेंट के बजाय रिफॉर्म पे फोकस हो। कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। फैमिली इश्यूज, ब्रोकन फैमिली, नेग्लेक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, पीयर प्रेशर, दोस्तों या गैंग्स का बुरा असर, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, गरीबी, बेरोजगारी, एजुकेशन की कमी, साइकोलॉजिकल रीजंस, लो सेल्फ कंट्रोल, अग्रेशन, इमोशनल प्रॉब्लम्स, मीडिया इन्फ्लुएंस, टीवी, मूवीज और इंटरनेट पर वायलेंस देखना। 2. जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी का प्रिवेंशन। प्रिवेंशन सबसे इफेक्टिव स्टेप होता है। फैमिली बेस्ड मेजर्स, पेरेंट्स का गाइडेंस और सुपरविजन स्ट्रॉन्ग करना, पेरेंट ट्रेनिंग और काउंसलिंग प्रोग्राम्स, एजुकेशन और कम्युनिटी प्रोग्राम्स, स्कूल्स में वैल्यू एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग और एक्स्ट्राकरिकुलर एक्टिविटीज, कम्युनिटी सेंटर्स में स्पोर्ट्स, आर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज, मेंटरशिप प्रोग्राम्स जहां रोल मॉडल्स गाइडेंस देते हैं, पॉलिसी और लॉ। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट्स का सही इम्प्लीमेंटेशन। जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स जो बच्चों के केसेस सेंसिटिवली हैंडल करें, सरकारी स्कीम्स जो शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, अर्ली डिटेक्शन, टीचर्स और काउंसलर्स को पहले से आइडेंटिफाई करना चाहिए बच्चे जिनमें डिविएंट बिहेवियर हो। 3. ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन। जब प्रिवेंशन काम नहीं करता तब ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन जरूरी हो जाता है। काउंसलिंग और थेरेपी, CBT से बच्चों को अपना बिहेवियर समझने और बदलने में मदद मिलती है। ग्रुप थेरेपी से पीयर सपोर्ट मिलता है। एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में पढ़ाई और स्किल्स ट्रेनिंग दी जाती है। इससे बच्चे सोसाइटी में प्रोडक्टिव रोल ले सकते हैं। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, प्रोबेशन सर्विसेज जिसमें बच्चा कम्युनिटी में रहता है लेकिन सुपरविजन के अंडर। रिस्टोरेटिव जस्टिस प्रोग्राम्स जिसमें ऑफेंडर अपनी गलती सुधारने की जिम्मेदारी लेता है। इंस्टीट्यूशनल रिहेबिलिटेशन, स्पेशल होम्स जहां स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट के साथ थेरेपी और ट्रेनिंग होती है। फोकस पनिशमेंट पर नहीं, रिफॉर्म पर होता है। NGO और सोशल वर्कर्स का रोल। NGO जैसे चाइल्डलाइन और प्रयास शेल्टर, रिहैब और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। 4. केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स। इंडिया में चाइल्डलाइन इंडिया और प्रयास NGO जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स की हेल्प करते हैं। USA का बॉस्टन यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम मेंटरशिप और ट्रेनिंग से क्राइम रेट्स कम करता है। यह एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि प्रॉपर गाइडेंस से बच्चे अपनी लाइफ बदल सकते हैं। कंक्लूजन। जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी एक बड़ा सोशल प्रॉब्लम है जिसका मेन रीजन फैमिली, सोसाइटी और साइकोलॉजी होते हैं। प्रिवेंशन जैसे फैमिली सपोर्ट, एजुकेशन और कम्युनिटी प्रोग्राम्स बेस्ट अप्रोच है। लेकिन अगर बच्चे ऑफेंस कर देते हैं तो उनका ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग, ट्रेनिंग और सपोर्टिव एनवायरनमेंट से पॉसिबल है। हमें हमेशा रिफॉर्मेटिव अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि ये बच्चे एक नई शुरुआत कर सकें। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10.
ड्यूटीज ऑफ पुलिस साइकोलॉजिस्ट्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि पुलिस साइकोलॉजिस्ट्स का काम क्या होता है, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्राइसिस इंटरवेंशन और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। आंसर। इंट्रोडक्शन। पुलिस साइकोलॉजिस्ट्स वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। उनका मेन रोल होता है पुलिस ऑफिसर्स और स्टाफ को मेंटली स्ट्रांग बनाना, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना और स्ट्रेस कम करना। ये सिर्फ काउंसलिंग ही नहीं करते बल्कि रिक्रूटमेंट, नेगोशिएशन और पॉलिसी डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। चलिए उनके मेन ड्यूटीज को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। सबसे पहला ड्यूटी होता है सही कैंडिडेट्स को पुलिस फोर्स में लाना। साइकोलॉजिस्ट टेस्ट्स और इंटरव्यूज डिजाइन करते हैं ताकि कैंडिडेट्स की इमोशनल स्टेबिलिटी, स्ट्रेस टॉलरेंस और एथिकल सोच को चेक किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए, कई कंट्रीज में पुलिस ज्वाइन करने से पहले साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग कंपलसरी होती है। इससे एंश्योर होता है कि पुलिस फोर्स प्रोफेशनल और ट्रस्टवर्दी बनी रहे। 2. ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट। पुलिस साइकोलॉजिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाते हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन और क्राइसिस नेगोशिएशन स्किल्स डेवलप करते हैं। ऑफिसर्स को प्रिपेयर किया जाता है जैसे हॉस्टेज नेगोशिएशन, ट्रॉमा विक्टिम्स के साथ डील करना या मेंटली इल लोगों के साथ इंटरैक्ट करना। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है द एस्केलेशन टेक्निक्स का ट्रेनिंग, जो अननेसेसरी वायलेंस को रिड्यूस करता है। इससे ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और पब्लिक कंप्लेंट्स भी कम हो जाती है। 3. स्ट्रेस मैनेजमेंट और काउंसलिंग। पुलिसिंग एक स्ट्रेसफुल प्रोफेशन है जिसमें ऑफिसर्स को डेंजर, वायलेंस और ट्रॉमेटिक इवेंट्स फेस करने पड़ते हैं। पुलिस साइकोलॉजिस्ट्स काउंसलिंग सेशंस देते हैं जिसमें एंजाइटी, PTSD, डिप्रेशन या बर्नआउट से गुजर रहे ऑफिसर्स को हेल्प किया जाता है। वेलनेस प्रोग्राम्स और पीर सपोर्ट इनिशिएटिव्स भी चलाए जाते हैं। एक फेमस एग्जाम्पल है क्रिटिकल इंसिडेंट स्ट्रेस डीब्रीफिंग (CISD) प्रोग्राम, जिसमें साइकोलॉजिस्ट ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स के बाद ऑफिसर्स को काउंसल करते हैं। 4. ऑपरेशनल सपोर्ट और क्राइसिस इंटरवेंशन। हाई रिस्क सिचुएशंस जैसे हॉस्टेज क्राइसिस, टेररिस्ट अटैक या राइट्स के टाइम साइकोलॉजिस्ट्स नेगोशिएशन टीम्स को डायरेक्ट सपोर्ट देते हैं। वो एडवाइस करते हैं कि सस्पेक्ट की मेंटल स्टेट क्या है और यूएस सिचुएशन को पीसफुली कैसे हैंडल किया जा सकता है। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग और बिहेवियर समझना भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है। एग्जाम्पल, हॉस्टेज नेगोशिएशन में साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन से सस्पेक्ट की अग्रेशन कम की जा सके। 5. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और पॉलिसी सपोर्ट। पुलिस साइकोलॉजिस्ट सिर्फ इंडिविजुअल्स को हाई सपोर्ट नहीं करते बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करते हैं। वो पॉलिसी सजेस्ट करते हैं जो ऑफिसर वेलफेयर, एथिक्स और कम्युनिटी रिलेशन इंप्रूव कर सकें। रिसर्च भी करते हैं जैसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, पुलिस कम्युनिटी ट्रस्ट और यूज ऑफ फोर्स के इश्यूज पर। इनका काम एंश्योर करता है कि पुलिस डिपार्टमेंट हेल्दी और प्रोफेशनल तरीके से चले। कंक्लूजन में, पुलिस साइकोलॉजिस्ट्स की ड्यूटीज बहुत ब्रॉड होती है। ये रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्राइसिस सपोर्ट और पॉलिसी मेकिंग सब में इन्वॉल्व होते हैं। उनकी वजह से ऑफिसर्स मेंटली हेल्दी रहते हैं और पुलिस की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। इसलिए पुलिस साइकोलॉजिस्ट्स का रोल पब्लिक सेफ्टी और पुलिसिंग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. White collar and blue collar crimes. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें व्हाइट कॉलर क्राइम्स और ब्लू कॉलर क्राइम्स को डिफाइन करके समझाना है। दोनों के फीचर्स, एग्जाम्पल्स, डिफरेंसेस और फॉरेंसिक साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। क्राइम एक सिंगल चीज नहीं है बल्कि उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जो ऑफेंडर के सोशल क्लास और नेचर पर डिपेंड करते हैं। दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जो क्रिमिनोलॉजी में पढ़ी जाती हैं वो हैं व्हाइट कॉलर क्राइम्स और ब्लू कॉलर क्राइम्स। व्हाइट कॉलर क्राइम का कॉन्सेप्ट एडविन सदरलैंड ने 1939 में दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि बड़े स्टेटस वाले लोग भी क्राइम करते हैं। ब्लू कॉलर क्राइम्स आमतौर पर वायलेंस, थेफ्ट या प्रॉपर्टी डैमेज से जुड़े होते हैं। इस आंसर में हम दोनों के फीचर्स, डिफरेंसेस और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। मेन बॉडी। 1. व्हाइट कॉलर क्राइम्स का मतलब, यह वो क्राइम्स होते हैं जो मोस्टली प्रोफेशनल्स या हाई स्टेटस वाले लोग अपने ऑक्यूपेशन के दौरान करते हैं।
इनमें वायलेंस नहीं होता बल्कि फाइनेंशियल फ्रॉड या मिसयूज ऑफ पावर होता है। सदरलैंड ने इससे डिफाइन किया था, क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हाई सोशल स्टेटस इन द कोर्स ऑफ हिज ऑक्यूपेशन। एग्जाम्पल्स: fraud, insider trading, bribery, embezzlement, corporate scams. Features: offenders educated और high social class के होते हैं। Crimes hidden होते हैं, डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। Financial और social impact ज़्यादा होता है। Victims पूरा सोसाइटी होता है, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल। 2. Blue collar crimes का मतलब: यह क्राइम्स ज़्यादातर वर्किंग क्लास या लो इनकम ग्रुप्स के लोग करते हैं। इनमें डायरेक्ट फिजिकल एक्शन या वायलेंस होता है। Examples: burglary, robbery, assault, vandalism, drug-related crimes. Features: easily visible होते हैं और तुरंत रिपोर्ट हो जाते हैं। Direct victim involve होता है। पुलिस का इंटरवेंशन फास्ट होता है। पनिशमेंट भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और क्लियर होती है। 4. फोरेंसिक साइकोलॉजी और क्रिमिनल जस्टिस में इंपॉर्टेंस। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट्स दोनों टाइप्स के क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी समझते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम्स ग्रीड, नार्सिसिज्म और पावर मिसयूज से होते हैं। ब्लू कॉलर क्राइम्स पॉवर्टी, फ्रस्ट्रेशन, ड्रग्स या सोशल सपोर्ट की कमी से होते हैं। दोनों को समझना जरूरी है ताकि सही रिहेबिलिटेशन और लीगल एक्शन लिया जा सके। जैसे एनरॉन स्कैम एक व्हाइट कॉलर क्राइम था जो इकोनॉमी को हिला गया, जबकि स्ट्रीट क्राइम्स रोज के सेफ्टी इश्यूज दिखाते हैं। कंक्लूजन ये है कि व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर क्राइम्स दोनों अलग कैटेगरीज हैं जो सोसाइटी को अलग तरीके से हार्म करती है। व्हाइट कॉलर क्राइम्स हिडन होते हैं और लॉन्ग टर्म डैमेज करते हैं, जबकि ब्लू कॉलर क्राइम्स विजिबल होते हैं और डायरेक्ट हार्म देते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को दोनों को इक्वल सीरियसनेस से टैकल करना चाहिए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. नार्को एनालिसिस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें नार्को एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को समझना है, इसका मतलब क्या है, कैसे किया जाता है, फोरेंसिक साइकोलॉजी में इसका उस कहाँ होता है। साथ ही हमें इसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और लीगल एथिकल इश्यूज भी एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। नार्को एनालिसिस एक फोरेंसिक टेक्निक है जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल करके सस्पेक्ट को ऐसी स्टेट में लाया जाता है जहां उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और वो छुपाए गए फैक्ट्स बता सकता है। इससे आमतौर पर ट्रूथ सीरम टेस्ट भी कहा जाता है, लेकिन इसका रिजल्ट हमेशा 100% सही नहीं होता। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इसे उस किया जाता है जब नॉर्मल क्वेश्चनिंग से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन इसके साथ एथिकल और लीगल डिबेट्स भी जुड़ी है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और प्रोसेस ऑफ नार्को एनालिसिस। नार्को एनालिसिस शब्द ग्रीक वर्ड नर्के, नमनेस, और एनालिसिस, लूसनिंग से निकला है। इसमें सोडियम पेंटाडल या सोडियम अमाइटल जैसी ड्रग्स इंजेक्ट की जाती है। यह ड्रग सस्पेक्ट को सेमी कॉन्शियस हिप्नोटिक स्टेट में ले जाती है। इस कंडीशन में सस्पेक्ट का झूठ बोलने की कैपेसिटी कम हो जाती है और वो आसान से इंफॉर्मेशन दे देता है। एग्जाम्पल: इंडिया में इसे निठारी केस और 26/11 मुंबई टेरर अटैक के इन्वेस्टिगेशन में उस किया गया था। 2. एप्लीकेशंस ऑफ नार्को एनालिसिस इन फोरेंसिक साइकोलॉजी। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। जब केस अटका हो तो नार्को एनालिसिस से नई इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ट्रूथ वेरिफिकेशन। सस्पेक्ट के स्टेटमेंट्स को क्रॉस चेक करने के लिए। क्लूज फॉर फर्दर प्रोब। इन्वेस्टिगेशन के लिए नए लीड्स मिलते हैं। साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। सस्पेक्ट के मेंटल स्टेट और मोटिव्स को समझने में हेल्प करता है। 3. एडवांटेजेस ऑफ नार्को एनालिसिस। केस सॉल्व करने में नए क्लूज प्रोवाइड करता है। हार्डन क्रिमिनल्स की रेजिस्टेंस तोड़ने में मददगार है। कस्टोडियल टॉर्चर कम होता है क्योंकि सस्पेक्ट ड्रग के अंदर खुद बोलने लगता है। इन्वेस्टिगेशन का टाइम और रिसोर्सेज सेव हो जाता है। 4. लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म। रिलायबिलिटी प्रॉब्लम। जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो कभी कभी गलत या मिक्स होती है। एथिकल इशू। यह मेथड सस्पेक्ट की ऑटोनॉमी और साइलेंस का राइट तोड़ता है। लीगल लिमिटेशन। सुप्रीम कोर्ट केस सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 केस में डिसाइड हुआ कि बिना कॉन्सेंट के नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये आर्टिकल 23 का वायलेशन है। हेल्थ रिस्क्स। ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जैसे मेमोरी लॉस, नौसिया या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। कंक्लूजन। नार्को एनालिसिस फोरेंसिक साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टूल है जो कई बड़े केसेस में मददगार रहा है, लेकिन ये फूल प्रूफ साइंटिफिक मेथड नहीं है।
इसके एथिकल, लीगल और मेडिकल इश्यूज इसको कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। इसलिए इसे सिर्फ एक सप्लीमेंट्री एड के रूप में उस करना चाहिए, ना कि फाइनल प्रूफ के रूप में। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।